हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का नया चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम लोग 12 फिजिक्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, चैप्टर नंबर 3, उसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी मतलब अगर कोई भी गैस मूव कर रहा है कंटेनर में तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। ये फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। कौन कौन होता है? नॉर्मल लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो एस, एल और जी, एस एल जी। ठीक है, तो हम लोग को अपने को गैस लॉ के बारे में पढ़ना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब हम लोग पढ़े ना। तो अगर कोई कंटेनर में है तो फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ सबको लिखो, तुम भी लिखो। बॉयल्स लॉ क्या है? ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में इसमें। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दूं, ठीक है, इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। अगर इस रूम का अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ये दीवार को अगर मैं पास में लाऊंगा तो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आएंगे ना। जैसे गैस सिलेंडर में कैसे होता है, प्रेशर से हम लोग गैस भरते हैं ना, तो गैस जो होता है हाई प्रेशर पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, अगर सिलेंडर फुल फिल रहेगा ना, एकदम नया सिलेंडर होगा, तो उसमें लिक्विड का आवाज आता है। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ज्यादा वॉल्यूम है तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा के। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इंटू वी इक्वल टू क्या मिलेगा? के। तो यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है। समझा? ये हो गया बॉयल्स लॉ। तो ये एक कंटेनर के लिए, मतलब एक कंटेनर में कोई गैस है V वॉल्यूम का और प्रेशर है P, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या आएगा ग्राफ? बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे आता है? रौनक कैसे आएगा? क्या नाम है? तक्ष। ग्राफ कैसे आएगा बताओ? बॉयल्स लॉ का। देखो, इस पे मैं वॉल्यूम रखता हूँ, इस पे प्रेशर रखता हूँ। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ तो प्रेशर क्या होगा? कम। तो ग्राफ ऐसे आएगा ना, डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। बराबर है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ अगर देखोगे तुम y इक्वल टू 1/x का, तो ये ग्राफ ऐसे आता है एक्चुअली ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये स्ट्रेट लाइन 1/v पे आएगा। समझा? तो ये मत लिखो, ये ड्रॉ कर लो। इनवर्सली ग्राफ है ना, तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है। तो देख सकते हो यहाँ पे तुम, वॉल्यूम अगर सबसे कम है, इनिशियल वॉल्यूम है, तो प्रेशर बहुत मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रेशर। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। बराबर है। तो ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ का ग्राफ भी बता दिया हूं। तो देखो, 2 कंटेनर के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, तो यहाँ पे P1 V1 इक्वल टू क्या है? K। P2 V2 इक्वल टू क्या है? K। तो दोनों K के बराबर है ना, तो दोनों से अगर मैं कंबाइन कर दूं तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आएगा। ये 2 कंटेनर के लिए। रौनक समझा? तो इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। ठीक है, V2 P2 को नीचे ले लिया, V2 V1 को नीचे ले लिया, ऐसे भी लिख सकते। तो ये 2 कंटेनर के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। थर्ड पॉइंट लिखिए, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ किसी को याद है? 10th में था। क्या होता है? ऋषभ,
दक्ष याद है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उस टाइम प्रेशर को रखते हैं कांस्टेंट, तो P इज कांस्टेंट एंड जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। मान लो इस रूम का प्रेशर को कांस्टेंट रखा हूं, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गैस एक्सपैंड होगा ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो इसका ग्राफ बहुत सिंपल है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये ग्राफ है तुम्हारा चार्ल्स लॉ का। तो इसको अगर मैं हटा दूं प्रोपोर्शनलिटी को, तो V इक्वल टू KT आ जाएगा, तो V1 बाई T1 इक्वल टू K, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, V2 बाई T2 इक्वल टू K। दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 आएगा। ये लिख लो यहाँ तक। देखो चार्ल्स लॉ बता दिया। अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे गैलो-सेक्स लॉ। नेक्स्ट है 4th गैलो-सेक्स लॉ। ठीक है, इनका नाम है साइंटिस्ट का। तो इन्होंने क्या बोला था, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने को बोला था। वॉल्यूम को क्या करो, कांस्टेंट रख दो। ठीक है, और प्रेशर जो होगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा इसका ग्राफ ना। तो ये एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लो, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लो। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो P बाई टी क्या हो गया, K। तो अगर दो कंटेनर के लिए मैं इंट्रोड्यूस करूं तो P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 आएगा। दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, T1 बाई P2 इक्वल टू T1 बाई T2। तो ये दो कंटेनर के लिए रिलेशन बता दिया हूँ गैलो-सेक्स लॉ का। राइट वाला बता दूं। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगर मैं ये तीनों लॉ को कंबाइन कर दूं तो क्या मिलेगा बताओ। ऑल थ्री लॉ अप्लाई टू फिक्स्ड मास ऑफ इनक्लोज्ड गैस कंबाइनिंग दिस गैस। तो तीनों को मिला दूंगा तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मिलता है। इधर देख, तो तीनों लॉ को अप्लाई कर दिया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलो-सेक्स लॉ। तो P इंटू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो उसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा जी, K ना। तो PV बाई T इक्वल टू K लिख सकता हूं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस के लिए। यहां तक क्लियर है क्या। तो अगर मैं दो कंटेनर के लिए लिखना चाहता हूं तो क्या मिलेगा, T1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये दो कंटेनर के लिए तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो कांस्टेंट है ना वो नंबर ऑफ मोल्स है। K की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, PV बाई T इक्वल टू NR। ये क्या है, N क्या है, मोल्स है। मोल्स कैसे निकालते हैं पता है, गुड। तो मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास। ठीक है, और R क्या है तुम्हारा, गैस कांस्टेंट। ठीक है, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहां तक क्लियर है, पॉज करो। ठीक है, तो मोल्स निकालने के लिए बता दिया। इसको और कैसे निकालते हैं मोल्स को, देखो ध्यान से। तीन फॉर्मूला होता है मोल्स का, ध्यान से सुन लो और सीख लो। मोल्स का सिंबल होता है स्मॉल n। ये होता है मास गिवन फर्स्ट डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रोस नंबर, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Na से। ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम गिवन, तीसरा वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पता है 6.023 10⁻23। और ये एक मोल में कितना लीटर एक्सर्ट करता है, 22.4 लीटर। तो ये तीनों फॉर्मूला लिख लो फटाफट।
यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट देखो, आर गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बता दिया ना। तो देखो सेकेंड पॉइंट, R is the universal gas constant having value, n is the number of molecules, Avogadro number। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? मैं एक इक्वेशन बताया, PV इक्वल टू nRT। तो nR के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ मोलिक्यूल्स इनटू Kb। Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। n क्या है? मोलिक्यूल्स। Kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो R को सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एवोगाड्रो कांस्टेंट इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। J और मोल और केल्विन। केल्विन किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। ये किसका यूनिट है? टेम्परेचर का। मोल किसका यूनिट है? मोल का। J किसका यूनिट है? वर्क का या एनर्जी का यूनिट। यहां तक क्लियर है? यहां तक लिखो, फिर मुझे बताना है बिहेवियर ऑफ गैस।